नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे विद्युत ऊर्जा प्रबंधन मुद्दे और लोकाचार, विद्युत क्षेत्र की शिक्षा और प्रशिक्षण। सुश्री तृप्ता ठाकुर, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान NPTI और दिलीप झा की ये बातचीत। ऊर्जा क्षेत्र में जो प्रबंधन है, ट्रेनिंग है, कोर्सेज है, कैरियर के अवसर हैं, इस सब को लेकर के हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है। इस अंक में हमारे देश में जो पहला बिजली से चलने वाली लाइट का बताया जाता है कि वो 24 जुलाई 1879 को भारत में एक डेमो किया गया था और उसके बाद से बिजली के महत्व को लोगों ने समझा। शुरुआत में ऐसा था कि जब बिजली का पता लगा और इसके उपकरण आने लगे तो लोग डर गए कि ये तो सब कुछ नष्ट कर देगा। एक भय का भी था कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो एकदम वज्रपात की तरह है कि आकाश से बिजली गिरती है। लेकिन आज हम बिजली के बिना नहीं रह सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, खास करके महानगरीय जीवन की। विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या स्रोत हैं, विद्युत के क्या क्या क्षमता है हमारे देश में, विद्युत ऊर्जा के विभिन्न उपयोग हैं, ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा संकट को दूर करने के उपाय करने के प्रयास हैं, और साथ करके विद्युत प्रबंधन की बात करते हैं। और जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में जो पॉल्यूशन की बात होती है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात होती है, इसके लिए किस तरह की विशेषज्ञता चाहिए, प्रशिक्षण क्या है, इन सब बातों पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं डॉक्टर तृप्ता ठाकुर। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर महानिदेशक हैं राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित संस्थान है। डॉक्टर तृप्ता, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद आपका कि आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊँ। जब हम विद्युत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसके उपयोग बहुत है, इसकी मांग बहुत है और सप्लाई कम होते हैं। तो हमारे यहाँ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि डिमांड और सप्लाई में कोई गैप नहीं है। हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली हमारा देश बना रहा है इस समय। ये पहले का समय था, आज से 10 साल पहले, जब हमारे पास गैप हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कोई गैप नहीं है। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो आज हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं उत्पादन के लिए। हमारी आज की जो क्षमता है वो 430 गीगावाट बिजली का उत्पादन हम करते हैं और दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चाइना के बाद। और साथ ही साथ रिन्यूएबल जो हम कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं उसमें भी पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। आपने एक बात कही कि मांग और आपूर्ति में कोई गैप नहीं है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा की कमी लोगों को घरों में या कार्यालयों में देखने को मिलती है। अगर ये कमी नहीं है तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी, तो वो थोड़ा सा लोकल कारण भी हो सकता है, और चूंकि आप समझते हैं कि विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट का अपना एक तरीका होता है। अब सेंटर कोई चीज थोप नहीं सकती है स्टेट के ऊपर। अगर कोई लॉ बनता है तो स्टेट जब तक उस लॉ को अपने अडॉप्ट नहीं करता है तब तक वो उनके लिए लागू नहीं होता है। तो चूंकि हमारा कंकरेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, और सब जानते हैं कि ये विद्युत आज के दिन तक भी थोड़ा पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, वैसे कोई गैप नहीं है। लेकिन जैसे प्रबंधन की आपने बात करी, तो आज मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। तो हो सकता है कि उस स्टेट को लगे कि मैं ये बिजली जो है अगर दूसरी स्टेट को बेच दूंगा तो ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं 1 घंटे की अपने लोगों की कटौती करके ज़्यादा पैसा कमा लूँ। तो आज से 2 साल पहले अक्सर विद्युत की जो कमी महसूस होती है गर्मियों में होती है, तो हमारी बहुत उस समय डिमांड होती है। तो हमने देखा कि चूंकि ये मार्केट मैकेनिज्म में था तो पीक आवर्स में बिजली लोग 20 रुपए 25 रुपए में बेचने लग गए, और किसी की आवश्यकता थी तो उसे खरीदना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने ये बीच में बचाव किया और बोला कि नहीं, 15 रुपए से ज्यादा की बिजली नहीं बेच सकते। तो अब एक कैपिंग ला दी है इस साल कि आप कुछ भी डिमांड हो जाए 15 रुपए से ज्यादा की नहीं बेच सकते। तो कई बार जनरेशन कंपनीज पैसा कमाने के लिए भी ऐसा कर देती हैं कि हमें विद्युत की कमी दिखती है, लेकिन अगर आप कंट्री के ओवरऑल संदर्भ में तो डिमांड और सप्लाई में कमी नहीं है। कई बार जैसे हम लोगों के घरों में बिजली कट जाती है, लेकिन वही बिजली मार्केट में कमर्शियल के लिए या फैक्ट्री इलाके में वर्तमान बनी रहती है, या गांव सब में जो मिलें चलती है उसमें बनी रहती है। तो आपने बताया कि वो एक रेट है
जो स्टेट लेवल पे या लोकल जो विद्युत अथॉरिटी है उसके आधार पे वो वहाँ सप्लाई करके ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। तो ये क्या सरकार भी ऐसा करती है या कोई प्राइवेट कंपनियां ऐसा करती है या प्रबंधन में कमी का अभाव है? हाँ, मैं कहूँगी कि देखिए प्राइवेट तो हमारे भारत में केवल 2 राज्य पूरी तरह से प्राइवेट है। एक है उड़ीसा और दूसरा है दिल्ली। इसके अलावा तो सब सरकारी तंत्र है। स्टेट की इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है, अभी जनरेशन की अलग कंपनी है, ट्रांसमिशन की अलग कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन की कई कंपनियां हैं। जैसी जिस राज्य की आवश्यकता थी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी बनाई। तो मैं कहूँगी कि इसमें कोई प्राइवेट का रोल नहीं है, लेकिन शायद प्रबंधन की कमी है। और दूसरी बात यह है कि बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो जो भी बिजली बन रही है उसी वक्त आपको खपत करनी है। तो अगर आपका प्रबंधन अच्छे से नहीं है, आपकी पहले की प्लानिंग अच्छे से नहीं की कि आने वाले समय में कितनी बिजली की आवश्यकता होने वाली है, कितनी बिजली हमको कहाँ कहाँ से खरीदनी है, तो हो सकता है कि आपकी स्टेट को प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, जैसे आपने कही कि किसानों का, तो कई बार पंप में आप देखते होंगे कि किसान जब कार्य करते थे तो उनको रात के बड़े ऑड आवर्स में 4 घंटे बिजली मिलती थी जिससे पंप से वो पानी देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कई स्टेट ने आप फीडर सेग्रीगेशन का काम किया है। तो जो पंप में जो बिजली जाएगी वो अलग तरीके के अलग फीडर से जाएगी और गाँव में जो बिजली जाएगी घरों में वो अलग तरीके से जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि 24/7 बिजली मिलनी चाहिए तो वो गाँव में भी मिलनी चाहिए। तो ये केवल शहरों का फिनोमेना नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये फीडर सेग्रीगेशन का काम होगा वैसे ही गांव के लोगों को भी 24/7 बिजली मिलने लगेगी और पंप के लिए अलग लाइन होगी, वो रात में यूज कर सकते हैं जब चाहें तब। तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार जो गांव से शहरों की ओर पलायन होता है तो सुविधाओं के कारण भी होता है कि शहरों में ज़्यादा सुविधा होती है। और जब सुविधा की बात करते हैं तो बिजली सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बहुत सारी सुविधाएं बिजली पे ही आधारित हैं। हमारे यहाँ विद्युत ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें तापीय है, जल बिजली है और साथ ही नाभिकीय ऊर्जा भी है, और आजकल जो है सोलर पावर की भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि इसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो विद्युत ऊर्जा का क्षेत्र है उत्पादन का, किस पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका क्या महत्व है और उसको बढ़ाने में किस किस तरह का अन्य ऊर्जा उत्पादन हमारे स्रोत हैं उसके अलावा आवश्यकता है या होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। और अभी आज के उसमें देखें तो 60% बिजली हम तापीय और थर्मल से ही बना रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है और सभी को उस पर प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जगह जगह सोलर लग रहे हैं, जगह जगह विंड प्लांट लग रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि 2030 तक 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से बना लें। इसमें हाइड्रो भी आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी थी उसमें नाभिकीय ऊर्जा को कम महत्व दिया गया। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फ्री है। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मात्र कुछ 1 या 2% कंट्रीब्यूशन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में हमारे यहाँ नाभिकीय ऊर्जा का हुआ। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, भारत के पास इंडिजिनस सोर्स भी है, लेकिन एक कमी रही, इसको मैनेजमेंट की कमी कह दें, विजन की कमी कह दें, कि हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके साथ एक परसेप्शन जुड़ गया। परसेप्शन ये कि सेफ नहीं है, जबकि अगर हम 1 या 2 एक्सीडेंट की बात करते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि फ्रांस में 75% जो बिजली का उत्पादन है वो न्यूक्लियर से हो रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सेफ है। तो हम उस तरफ ना देख के 1 या 2 एक्सीडेंट को याद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और न्यूक्लियर एनर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में हमें काम करना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ केवल एक ही समस्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट बहुत थोड़ा होता है लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, तो इसका प्रबंधन करने के साधन भी हैं आज और हम कर भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी सेफ एनर्जी होगी। आगे आने वाले समय में कुछ टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन भी आ सकता है, तो शायद विद्युत की कमी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, फिशन आ जाए या सुपर कंडक्टिविटी इन रूम टेम्परेचर आ जाए, तो कोई लॉस ही नहीं होगा कहीं पर। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हमारा सिनेरियो काफ़ी चेंज हो सकता है। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक नेगेटिव परसेप्शन उसको हटाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी करने की ज़रूरत है। और कर भी रहे हैं हम लोग, स्मॉल हाइड्रो SMR करके स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं आप, और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे भविष्य में।
चलिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के संबंध में जो भ्रांतियां हैं वो कुछ दुर्घटनाओं के कारण है, जो रूस के चेरनोबिल में, जापान के फुकुशिमा में, एक 3 माइल्स में जो हुआ था। लेकिन हमें ये भी देखना है कि पहले इंसान बिजली से डरता था, फिर उसने बिजली को हैंडल किया, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई। आग से डरता था हजारों हजार साल पहले, फिर उसने आग को हैंडल करना शुरू किया। तो डर को जीतना है, डर से आगे ही जीत है। एक रिकॉर्डिंग है हमारे आर्काइव्स में, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने 60 के दशक में एक सेमिनार में बोलते हुए कहा था, भारत के एनर्जी सिनेरियो पे उन्होंने कहा कि भारत का जो एनर्जी मांग है और सप्लाई जो होगी आने वाले समय में, उसको स्वच्छ रूप से न्यूक्लियर एनर्जी ही पूरा कर सकता है। क्योंकि उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं वो अनएक्सेसिबल एरिया में हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग है, और जो बायोफ्यूल वाले हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट पे पड़ता है। तो उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस बताया था, और इसीलिए अब टेक्नोलॉजी भी आ रही है, हमारे यहाँ इसके उत्पादन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात अब आते हैं कि जो आपका नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पावर ट्रेनिंग करता है, मैनेजमेंट करता है विद्युत प्रबंधन के लिए, और साथ ही इसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किस तरह के कोर्सेज, ट्रेनिंग या अन्य सुविधाएं या अन्य ज्ञान की बातें इसमें मैनेज की जा रही हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और हमारे पूरे भारत में 11 शाखाएं हैं एनपीटीआई की, और उसका कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद में है। तो हम लोग ना सिर्फ जितने भी विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन की जितनी भी कंपनियां हैं भारत की, जिनको हम CPSUs कहते हैं, उनके इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनकी ट्रेनिंग शुरुआत होती है जब वो नया जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उनको कंपनी के साथ क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए उसकी बड़ी एलॉबरेट इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और साथ ही साथ हमारे कई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। और जैसे आपने बात की कि हम कार्बन फुटप्रिंट को, तो भारत सरकार ने पेरिस एग्रीमेंट में क्लियरली बताया है कि हमको कितना फुटप्रिंट कम करना है, और नेट जीरो का टारगेट COP26 समिट में हमने बताया कि ये 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। तो उस दिशा में क्या क्या स्टेप होने चाहिए, जैसे अभी कार्बन मार्केट आने वाला है, तो कार्बन मार्केट, ग्रीन हाइड्रोजन, ये 2 एरिया आ रहे हैं। तो उसमें एनपीटीआई समय समय पर इंडस्ट्री के लोगों को अवेयरनेस कैंपेनिंग लगा करके और ट्रेनिंग प्रोग्राम दे करके रेडी करता है कि ये कैसे करेंगे, इसका मार्केट कैसे इस्टेब्लिश होगा। साथ ही साथ जो इंजीनियर्स हैं, जो कि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के तो आ रहे हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के आते हैं, लेकिन IIT वालों की बात छोड़ दीजिए, वो तो सब विदेश चले जाते हैं। हाँ। हमारे देश में काम करने के लिए हमारे पास स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही बचते हैं। तो इन इंजीनियर्स की पढ़ाई कुछ ना कुछ ऐसी है कि हम इंडस्ट्रीज की तरह नहीं कर पाते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं होता है, एकेडमिक ओरिएंटेड। बिल्कुल। तो उनको करने के लिए कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैसे बने, तो एनपीटीआई कुछ स्पेशल कोर्सेज चलाता है। इसको हम कहते हैं PGDC कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 1 साल का होता है। और इसमें हम इंडस्ट्री रेडी उनको करते हैं, थर्मल में जाना है थर्मल के लिए रेडी करते हैं। केवल हाइड्रो से PGDC चलता है, सारे बच्चे वेल प्लेस्ड होते हैं, 100% प्लेसमेंट है। पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। इसके अलावा हमने तो लाइनमैन तक की ट्रेनिंग भी कराई है सर, क्योंकि लाइनमैन जो कि आपका एक किसी कंपनी का फेस होता है, आपकी बिजली चली जाती है, आपको कौन सुधारने आता है? लाइनमैन सुधारने आता है। वो ग्रासरूट लेवल पे वही सर्विस प्रोवाइडर है, प्रॉब्लम्स और उसको पता नहीं रहता है। वो कितने दुर्घटनाएं आप सुनते होंगे कि मर गया आदमी, बिजली पोल पे चढ़ने से हो गया, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो हमने अभी BSES राजधानी में उनकी 4000 लाइनमैन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो हम इस छोटे लेवल से लेकर के हाई लेवल, तो अभी जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहा है, डैशबोर्डिंग आ रही है, डेटा एनालिटिक्स आ रही है, उस सब के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एनपीटीआई के द्वारा बना रहे हैं। कार्बन ट्रेडिंग के बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के बना रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में अभी जो हमको दिक्कत आ रही है कि हम इतना बड़ा टारगेट फिक्स कर चुके हैं, पूरी दुनिया में शायद सबसे बड़ा एम्बिशियस टारगेट 500 गीगावाट बाय 2030 ये भारत ने बनाया है। अब इसको बनाने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाना है, वेंडर्स बनाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी है और लोगों को ट्रेन करना है जो कि इसको लगा पाए। तो ये कौन तैयार करेगा? तो एनपीटीआई इसके लिए भी बहुत कार्य कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में रिन्यूएबल में कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हमने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल महिलाओं के लिए भी चलाए, क्योंकि महिलाओं की कमी है।
इस एनर्जी सेक्टर में। और देखिए, कोई भी देश अगर उन्नति करेगा, विकसित देश बनना है भारत को 2047 में, तो अगर उसकी 50% आबादी अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो वो विकसित नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली ये देखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में बहुत कम भागीदारी है महिलाओं की, क्योंकि ये ऐसा मेल डोमिनेटेड कन्वेंशनल सिस्टम माना जाता था। लेकिन आज सिनेरियो पूरा चेंज है। जब एक महिला एक फाइटर जेट प्लेन चला सकती है तो वो शायद पोल पर चढ़ करके बिजली भी ठीक कर सकती है, सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर सकती है। आज टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है कि हर जगह ऑटोमेशन है, हर जगह रियल टाइम कंट्रोल है। तो एक सब स्टेशन में ऐसा नहीं कि बाहर से ही काम करना है, अब सारे हमने स्काडा से कंट्रोल कर दिए हैं सब स्टेशन, तो महिलाएं वहां पर भी कार्य कर सकती हैं। तो अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी एनपीटीआई कुछ इस तरह के प्रोग्राम करा रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम कराया जिसमें हमने पूरे साउथ एशिया की 101 विमेन को 1 साल तक ट्रेनिंग दी है। अच्छा, मिड कैरियर वुमेन की ट्रेनिंग करी है। तो ये आपका इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर है, इन हाउस तो है या बाहर मुल्क? हाँ, हम तो हमारे जो पूरे 11 इंस्टीट्यूट हैं ऑल इंडिया में, सब में इन हाउस कैपेबिलिटी है। सबके हॉस्टल्स हैं, सबके क्लासरूम्स हैं, 15 एकड़ के कैंपस हैं, कुछ तो ज्यादा के भी हैं, जैसे बैंगलोर में 40 एकड़ का है, नेवेली में 50 एकड़ का कैंपस है। तो सारे हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन ये जो मैं स्पेशल आपको बता रही हूँ, ये वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था 101 महिलाओं को ट्रेन करने का। ये हमने ऑनलाइन से किया, लेकिन 1 हफ्ते के लिए उनको हमने प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा भी किया सारा 101 महिलाओं को। ये डिफरेंट कंट्री से थे? डिफरेंट कंट्रीज के थे, साउथ एशियन कंट्रीज के थे सारे के। तो इस तरह के भी अभी मैंने कुछ और भी प्रपोजल तैयार कर रहे हैं कि महिलाओं की हम एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग करें, साथ ही साथ जेंडर के लिए सेंसिटाइज करें सारे लोगों को। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनमें एक एथिक सिस्टम भी होना चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जहाँ अपने अधिकार की जागरूकता है तो अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। तो हम जो ट्रेनिंग कराते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हॉलिस्टिक ट्रेनिंग हो, कि साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी पढ़ें और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान बन के, क्योंकि देखिए आगे आने वाला सेक्टर जो है वो यही लोग चलाएंगे। और जैसा कि संभावना है कि 5 गुना सेक्टर बढ़ने वाला है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो पिछले 76 साल में हमने अचीव किया है 430 गीगावाट, वो हमको 10 साल में 430 और करना है। तो आप सोचिए 76 साल वर्सेस 10 साल, तो कितना प्रोग्रेस इस सेक्टर में हमें अभी करना है। और ये तभी हो पाएगी जब हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हों, क्योंकि आज हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये व्हाइट कॉलर जॉब होना चाहिए, हाथ गंदे नहीं करेंगे। लेकिन ये कितने समय तक चलेगा? आज हमको कोडिंग के लिए इंजीनियर चाहिए थे, एआई आ गई, चैट जीपीटी आ गया, कोडिंग वो कर देगा। लोग ही नहीं चाहिए हमको लोग चाहिए जो कि हाथ गंदा करके बिजली उत्पादित कर सकें, उसको चला सकें। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच ही बंद हो जाएगी, मैंने कई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखा ब्रांच ही बंद कर रहे हैं, कंप्यूटर की अलग अलग ब्रांच खोल रहे हैं। अच्छा। पर आप ये सोचिए कि इनको 1 साल में तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि 1 साल के बाद कितने लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये जो काम है, ये जिस तरह से उन्नति भारत का पावर सेक्टर करेगा, हमें बहुत मैन पावर की जरूरत है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया कि लोग व्हाइट कॉलर जॉब की ओर जा रहे हैं, जहां सुविधाएं और तो हैं, रोजगार के अवसर भी बहुत हैं, चाहे एआई हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चैट जीपीटी की बात की। लेकिन ये जो सर्विस सेक्टर की बात होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो लोग, वहाँ मैन पावर ही काम आएगा। अब मैन पावर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विशेषज्ञों की जरूरत होगी। आपके यहाँ कोर्स प्रबंधन का MBA का भी होता है, और वो MBA एनर्जी मैनेजमेंट का, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि वो इंजीनियर के लिए है या वो आम ग्रेजुएट के लिए है, और वो उनके लिए किस तरह आगे रोजगार के अवसर होंगे उसमें? जी, MBA प्रोग्राम हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम रहा, और वो अभी तक केवल इंजीनियर्स के लिए ही चलता था। हमारे जो एलुमनाई बेस है वो बहुत अच्छी जगह सब काम करते हैं, बहुत सी बड़ी इंटरनेशनल, डेलॉयट, EY, इन सब में पार्टनर भी हैं हमारे स्टूडेंट। लेकिन अभी इस बार से हमने MBA जो प्रोग्राम है वो सभी स्ट्रीम के लिए खोला है, क्योंकि जिस तेजी से भारत का पावर सेक्टर बढ़ रहा है उसमें हमें सब लोगों की ज़रूरत है। अकाउंटेंट की भी ज़रूरत है, फाइनेंस वालों की भी ज़रूरत है, हमें लॉयर्स की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने इस बार केवल इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि MBA प्रोग्राम सभी ग्रेजुएट्स के लिए खोला है। इसमें हमने 3 स्ट्रीम में इनको स्पेशलाइजेशन कराएंगे। एक तो साइबर सिक्योरिटी,
क्योंकि जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन में जा रहे हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरफ फायदा भी है तो दूसरी तरफ हमारे लिए रिस्क भी बहुत है। तो हमको साइबर रिजिलियंट अपना सिस्टम बनाना है। जब शुरुआत होगी युद्ध की तो ऐसा युद्ध नहीं होगा टैंकों से, बल्कि सीधे साइबर अटैक होगा, जो कि यूक्रेन और रशिया वॉर में भी हमने देखा कि पहले सब उनका पावर सेक्टर बंद किया गया, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा देश में। तो बहुत ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ट्रेन मैन पावर बने। तो उसके लिए हमने एक स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, दूसरा डेटा एनालिटिक्स, आने वाले समय में डेटा ही मनी है, तो इसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए डेटा एनालिटिक्स का भी एक स्ट्रीम रखा है। और तीसरा रखा है सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि आज के समय में रुक करके कि बिजली तो चाहिए, लेकिन कितनी बिजली चाहिए, कैसे चाहिए, कितनी एफिशिएंट चाहिए और कितनी सस्टेनेबल चाहिए। तो एक उसमें सस्टेनेबिलिटी भी रखा है। तो हमारा MBA प्रोग्राम में भी अभी हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। NPTI की कोई भी कोर्सेज हम चलाते हैं, 100% हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप स्टूडेंट को प्लेस कराते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से जॉब का सिनेरियो है और लोग पढ़ने के बाद जॉब ढूंढते हैं, ऐसी स्थिति में अगर उनको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाता है 100% छात्रों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक वुमेन के आगे आने की बात की, एम्पावरमेंट की भी बात होती है। भारत सरकार ने स्टेम पे फोकस किया है। स्टेम में महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या तो है, लेकिन कुछ और उनकी संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। साल दर साल कुछ कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो नॉमिनल इंक्रीज हो रहा है। आपकी बात करें, जब वुमेन एम्पावर की बात करते हैं तो हम लोग तो बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, हमने CSR के DG को भी अपने यहाँ इनवाइट किया, कैलेस LV जी को किया, डॉक्टर रेणु स्वरूप DBT की सेक्रेटरी रहे हैं, CSR निस्पर की डायरेक्टर हैं रजना अग्रवाल जी। तो हम लोगों को कोशिश रहती है कि ये भी समाज तक एक पहुँचे कि वुमेन एम्पावरमेंट एक आदर्श हो, जो महिलाएं वहाँ एक सक्षम पोस्ट पे और सीट्स लेवल पे आई हैं। आपने खुद भी IIT कानपुर से MTech किया है, उसके बाद आपने PhD की IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, और अभी आप डायरेक्टर जनरल हैं NPTI में। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए को अगर बात करें तो आप खुद भी एक एम्पावर्ड वुमेन है। आगे हमारे देश में क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या अनुसंधान क्षेत्र में या नौकरी के सीट्स लेवल पर आने के लिए महिलाओं के लिए चुनौतियाँ क्या है? बिल्कुल, तो चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जैसे आपने स्टेम की कही बात, तो पूरी दुनिया में स्टेम में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसमें भारत बहुत अच्छी जगह पर है। लेकिन क्या होता है कि कन्वर्जन रेट जो है आगे आगे बढ़ने का वो थोड़ा कम है। परिवार भी बहुत ही जरूरी चीज है, तो अगर परिवार नहीं होगा तो देश भी नहीं आगे बढ़ेगा। अच्छा परिवार देना भी महिला की जिम्मेदारी है। तो कुछ समय उसके करियर में ब्रेक हो सकता है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि वो ब्रेक के बाद वापस आए, परिवार के साथ अपने करियर पर भी ध्यान दे। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में एक मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी होती है, वो जो भी चाहे वो कर सकती हैं। हर महिला की एक अपनी कहानी है, एक स्टोरी है। आप इतनी महिलाओं को कवर करते हैं, सारी विषमताओं के बाद अगर वो आगे आती हैं तो उसके आगे आने में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पुरुष पीछे खींचते हैं। अगर पुरुष हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम यहाँ बैठते भी नहीं। तो पुरुष और परिवार दोनों ही साथ देते हैं, इसलिए बैठते हैं। तो ये एक तरीके का वातावरण बनाने की जरूरत है, और वातावरण बन रहा है और उस तरफ कार्य भी हो रहा है। लीडरशिप में थोड़ी सी कमी है, बस लीडरशिप में अभी भी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नहीं तो इस देश में इतनी IIT होने पर भी आज तक कोई महिला IIT डायरेक्टर नहीं बनी है। NIT में भी गिने चुने 1 या 2 महिलाएं हैं जो कि बनी हैं डायरेक्टर्स। तो थोड़ा सा लीडरशिप में अभी कॉन्फिडेंस शायद लोगों में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में आएगा। और ये हम लोग जो आ गए हैं उनकी और ड्यूटी बनती है कि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाएं और अपने लोगों को बताएं कि हम भी इक्वली उतना ही अच्छा कार्य कर सकते हैं जितना वो हमारे मेल काउंटर पार्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक तो महिलाओं की और हर सारे पुरुषों की, पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि जहाँ जहाँ रोजगार के अवसर हैं वहाँ महिलाओं के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। और अभी तो सीट्स लेवल पे देखें तो हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति भी एक महिला ही हैं। तो चलते चलते एक बात करते हैं ऊर्जा के बारे में।
तो ऊर्जा का आपने बताया कि उत्पादन सफिशिएंट है, मांग के अनुसार सप्लाई है और जो आपूर्ति में बाधा है। बिजली की एक चोरी की बात होती है, बिजली की बचत की बात होती है। कहते हैं कि एनर्जी सेविंग इज एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है। तो इसके लिए आप लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो ऊर्जा की बचत कम कर सकते हैं, या ऊर्जा का जो संकट है या चोरी के जो घटनाएं हैं उसको कम किया जा सकता है? चोरी तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी कम कर देगी। चोरी का कोई स्कोप नहीं बचेगा टेक्नोलॉजी के कारण, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर आएंगे और जो लग रहे हैं उससे चोरी तो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी। तो एक मिशन कॉप 26 में आया था जिसको लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मिशन दिया, लाइफ मिशन कहते हैं। तो हर व्यक्ति जो है वो एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें बिजली नहीं, हमें जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली हमें लेनी चाहिए, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। और एनर्जी कंजर्वेशन के कई तरीके हैं, उनको हमें अपनाना है। हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस यूज करें, घरों में LED लगाएं, तो हम देखेंगे हमारा बिजली का बिल ही खत्म हो गया है। हम थोड़े से ये ना देखें कि अगर हम सिंगल स्टार रेटिंग AC खरीदने जाते हैं तो वो थोड़ा सस्ता, और 5 स्टार रेटिंग खरीदने जाते हैं तो थोड़ा महंगा है। हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएं कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर 5 स्टार रेटिंग हम AC लेते हैं। और हो सकता है कि उसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें तो 1 साल में ही उसकी पूरी जो एक्स्ट्रा कीमत हमने दी वो निकाल लेंगे। तो हम पढ़े लिखे लोगों का सबका ये संकल्प होना चाहिए कि जितनी बिजली बचा सकते हैं और जितनी हमारे जिंदगी की लाइफस्टाइल को हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं, वो हमारा खुद का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सब लोग सोचते हैं कि अरे सरकार करेगी, अरे ये करेगा या ये NGO करेगा। हम क्या कर सकते हैं? तो हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में हिस्सा लेकर के हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अपना कंट्रीब्यूशन हर मनुष्य को करना चाहिए हर चीज में। और विद्युत ऊर्जा के उपयोग में जो जुडिशियल यूज कहते हैं वो करना चाहिए, विद्युत ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। डॉक्टर तृप्ता, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, विद्युत ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, उसकी जो उत्पादन हमारी क्षमता है मांग के अनुसार और उसके उचित उपयोग के लिए, और भारत में जो ऊर्जा की आवश्यकता है और उसमें जो रोजगार की जो उपलब्धता है, जो अवसर है आगे भविष्य में भी, और खास करके उसमें महिलाओं को भी आगे आने की बात आपने की। आपने विद्युत ऊर्जा के प्रबंधन की बात की, आपके यहाँ क्या क्या शिक्षा और ट्रेनिंग है, क्या क्या मुद्दे और लोकाचार हैं, इन सब बातों के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। विद्युत ऊर्जा प्रबंधन, मुद्दे और लोकाचार, विद्युत क्षेत्र की शिक्षा और प्रशिक्षण, सुश्री तृप्ता ठाकुर, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान NPTI, और दिलीप झा की ये बातचीत। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।